कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। क्या 24 की चुनावी लड़ाई मुस्लिम लीग तक आ गई है? क्या चुनावी दंगल में तुष्टीकरण की राजनीति जोर पकड़ रही है? देश में चुनाव और तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी? क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का मुस्लिम लीग से कनेक्शन का सवाल क्यों उठाया? प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी सभाओं में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कनेक्शन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। मोदी ने बिहार के नवादा में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। सुनिए और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। साथियों, पूरे देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं। सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। बता रहे थे कि तुष्टीकरण पत्र जारी हो रहा है, देश के खिलाफ ये साजिश है, देश को तोड़ने वाले एक हो रहे हैं। तो कई सवाल भी उठते हैं, क्या 24 की लड़ाई अब मुस्लिम लीग तक आ गई है? सवाल पहला, क्या 24 की लड़ाई मुस्लिम लीग तक आई? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है जो प्रधानमंत्री को इस पर जोर देना पड़ा? और सवाल नंबर 3, कांग्रेस का मुस्लिम लीग से कनेक्शन का सवाल आखिर क्यों उठा है? सवाल 4, चुनाव और तुष्टीकरण की राजनीति आखिर कब तक चलेगी? क्या वजह है जो कि ये राजनीति चल रही है? मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रवक्ता भाजपा, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शांति प्रसाद जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र प्रताप जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और थोड़ी देर में अजीत मेंदोला, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए सवाल मेरा सीधा सा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर ये आरोप लगाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग की राह पर है, उसकी छाप पर है? इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो पत्र जारी किया है उसमें कई सारे बिंदु ऐसे लिखे हैं जिससे साफ प्रतीत होता है कि वो देश में एक विभाजन की रेखा खींचने की कोशिश कर रही है। जिस तरह के उन्होंने उसमें पॉइंट डाले हैं और उसमें कहा कि अल्पसंख्यकों को यही अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो पोशाक पहनने का अधिकार हो, चाहे उनके साथ भेदभाव खान पीन पे हो, उसको खत्म करने की बात हो, या कानूनों में संशोधन की बात हो, यहाँ तक कि जो पर्सनल लॉ है उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात इसमें कही गई है। तो इस साफ तौर पर कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा है वो इस बात को इंगित करता है कि एक जमाने में जो मुस्लिम लीग भारत का विभाजन कराने के लिए जो पैतरे इस्तेमाल करती थी, अल्पसंख्यकों को भड़काने का पैतरा इस्तेमाल करती थी, वही काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री ने अलग कुछ नहीं कहा है, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है उसकी ओर इंगित करते हुए उन्होंने देश का ध्यान दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जिस तरीके की विचारधारा को पनपाया है उसके कारण देश ने इतिहास में बहुत विशिकाएं देखी हैं, और आज जो वो करने जा रही है उससे भी ऐसा लगता है कि वो वापस परिस्थितियां वैसी पैदा करना चाहती हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी पिछले 10 साल में एक भी अवसर मुझे बता दीजिए जब उन्होंने किसी एक धर्म के बारे में कुछ कहा हो।
उन्होंने हमेशा कहा है सबका साथ सबका विकास। उनकी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कभी कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नहीं किया। तो क्या कांग्रेस पार्टी को आज जरूरत पड़ गई कि वो अपने घोषणा पत्र मैं आपको 1 मिनट और देता हूं, मैं आपको 1 मिनट और देता हूं लक्ष्मीकांत जी, मुझे पॉइंट वाइज बताइए, 1, 2, 3, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये 3 पॉइंट रखिए हमारे दर्शकों के लिए कि ये मुस्लिम लीग से आधारित और प्रभावित कांग्रेस के घोषणा पत्र के हिस्से हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, पहले पॉइंट में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी, उन्हें बरकरार रखेगी। तो अभी कौन सी स्थिति ऐसी बन रही है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं? दूसरा पॉइंट, अगले पॉइंट में इन्होंने कहा 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी, उन्हें बरकरार रखेगी। कौन सा पिछले 10 वर्षों में किस अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन सरकार के द्वारा संविधान के से अलग जाकर किया गया है? इसमें लिखा, विदेश में अध्ययन करने के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेंगे। क्यों भाई, अल्पसंख्यकों के लिए क्यों करेंगे? क्या देश में रहने वाले बाकी समुदाय के लोग जिनको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये जो इनको आसान ऋण प्रदान करने की स्वीकृति, ये सब जो चीजें हैं वो ये बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर मुस्लिम लीग की विचारधारा की खुशबू आती है। आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी हारी हुई हताश पार्टी है, जो हमेशा से इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसी और ध्यान दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के लिए किया। ठीक है, चलिए शांति प्रसाद जी का अब रुख करूंगा और उम्मीद है जैसे आपको सबने सुना और आप भी उनको सुनेंगे, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा, अपने विचार पूरी तरह से सामने रखें। शांति प्रसाद जी, आपने सुना लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है, वजह क्या आप समझते हैं और क्या वाकई आपको भी लगता है कि घोषणा पत्र में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसका फायदा विपक्ष के, आपके विपक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं? मुस्लिम लीग की वाकई छाप है? देखिए राजीव जी, मैं आपके प्रबुद्ध दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। इन्होंने जो बहुत तेजी में 400 पार का नारा दिया था, वो पार नहीं हो पा रहा है। वो 150 से नीचे पे रुक जा रहा है। दक्षिण में इन्हें कोई सीट नहीं मिल रही है, इसलिए बौखला चुके हैं और बार बार इंडिया गठबंधन, इतने सुंदर नाम को ये इंडी गठबंधन कहते हैं। हमने तो इनको कभी भिंडी गठबंधन नहीं कहा, हम भी तो कह सकते थे कि ये भिंडी गठबंधन है, इनका भी तो गठबंधन है। लेकिन ये इस तरह से लोगों का एक किस्म से मानहानि करते हैं और मौलिक अधिकारों की बात ये लोग कर रहे हैं जो संविधान को खत्म करने पर तुले में। इनको पता ही नहीं है कि जो भारत का संविधान है और भारत के संविधान का जो मौलिक वाला पार्ट है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, वो भारत का मैग्ना कार्टा है, वो हम सबकी जान और प्राण है। उसमें संविधान में ही लिखा हुआ है कि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो एक फंडामेंटल राइट है, उस पर हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने क्या कहा कि हम उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। हम सब लोग, मैं हिंदू हूं, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये बहु भाषाओं और धर्मों और जातियों का देश है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर और तत्समय के नेताओं ने एक शानदार संविधान बनाया। और हम सब लोग जब सड़क पर अपने घर से निकलते हैं तो हमारी धार्मिक पुस्तक संविधान होती है, हमें संविधान की रक्षा करनी होती है, उसका पालन करना होता है। इसीलिए 12 से 35 अनुच्छेदों में जो बातें लिखी है, कांग्रेस उसका सम्मान कर रही है। तो क्या गलत कर रही है? इसको ये तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। इन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र और न्याय पत्र को पढ़ा नहीं, जिसमें हमने 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात की है। हमने युवा न्याय की बात की है, जिसमें हम 30 लाख पड़े हुए पदों को भरने जा रहे हैं। हमने किसान न्याय की बात की है, जिसमें हम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP, उसकी कानूनी गारंटी दे रहे हैं। हमने महालक्ष्मी योजना के माध्यम से नारी न्याय की बात की है, जिसमें हम प्रत्येक गरीब परिवार की महिला मुखिया को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं। हमने श्रमिक न्याय की बात की है, उसमें हम मनरेगा और मजदूरी को 400 रुपए बढ़ा रहे हैं। हम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लेकर आ रहे हैं। ये सारी बातें इनको दिखाई नहीं देती है। इनको केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति, इनके दिमाग में मुस्लिम फोबिया बैठ चुका है। ये सोचते हैं कि मुस्लिम इस देश की जनता नहीं है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। और कांग्रेस तो सर्वधर्म समभाव की पार्टी है, सबका सम्मान करती है, इसीलिए सबकी बात करती है। ये केवल नारे देते हैं, इनके जितने वादे इरादे सब झूठे और खोखले हैं। और जितनी गारंटियों की ये बात करते हैं, दरअसल में राजीव जी वो गारंटियां नहीं है, वो जुमला है। और आप देख रहे हैं बेतासा महंगाई,
किस तरह से बढ़ी। और 400 पार का जो ये नारा दे रहे हैं ना, वो 400 पार पेट्रोल होने वाला है, 400 पार राशन होने वाली है, हर चीज की कीमत 400 पार होने वाली है। असल में नारा वो है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में लोगों को नहीं फंसना चाहिए। नारी सुरक्षा इन्होंने देखा, उत्तराखंड की बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड में इनके नेता जेल में, जिस वीआईपी की उत्तराखंड की जनता मांग कर रही है उसका ये नाम लेने को तैयार नहीं है। यहाँ बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया, पेपर लीक हुआ, भर्ती घोटाले हुए, सारे के सारे घोटालों में इनके लोग फंसे पड़े हुए। और जो लोग भ्रष्टाचार में जिनको ये पानी पी कर गालियां देते थे उनको गले लगा रहे हैं। तो ये इनका दो चाल चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है, जनता देख चुकी है। और जनता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशियों को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। आपको क्या लगता है वो पॉइंट्स कौन से हैं शांति प्रसाद जी, जिसके चलते प्रधानमंत्री ने आपके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बताया? 1 2 3 करके मुझे बताएं, मेरे दर्शक समझना चाहेंगे। राजीव जी, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं और उनकी टीम से निवेदन करता हूं। नहीं शांति प्रसाद, ये चुनावी रण है, चुनावी रण है, यहाँ सम्मान की अभी बात मत रखिए, आप पॉइंट बताइए। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस के किसी बिंदु पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए, ना ही हमने इस तरह का कोई बिंदु डाला है। ये पता नहीं कहां से क्या बात कह रहे हैं। मैंने तो कहा है, हमने तो 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कही है, वो मैंने आपको गिना दी है, वो इन्होंने पढ़ा नहीं है। जो काम की बातें वो इनको समझ आती नहीं है। ये केवल पिक एंड चूज की बात करते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमने मौलिक अधिकारों के सम्मान की बात कही है और ये सम्मान हमको कानूनी अधिकार देता है। तो हमने तो कोई ऐसी बात कही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्यों ये बात कह दी और उनकी टीम ने पता नहीं क्या उन्हें बता दिया। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला जी भी जुड़ गए हैं और न्यूट्रली हम उनसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी और क्या ये इस चुनावी रण में एक तड़के की तरह देखा जाए या इसके पीछे वाकई सब्सटेंस है। मैं रविंद्र प्रताप जी का रुख करूंगा, समाजवादी पार्टी से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, जब चुनाव आगे बढ़ता है, जब चरण नजदीक आते हैं, तो फिर वार पलटवार तो जाहिर सी बात है हर तरफ से होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है? खुद को अनम्यूट कर लें सर। सर खुद को अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मैं आपसे संपर्क करूंगा, एक बार फिर संपर्क करूंगा रविंद्र प्रताप जी, तब तक आपका ऑडियो ठीक हो जाए। मैं अजीत मेंदोला जी का रुख कर लेता हूं। अजीत जी, प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा, धुआंधार इस वक्त प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी हैं, विपक्ष भी अपनी रैलियों की शुरुआत कर चुका है। एक तरीके से ये माना जाए कि इस सब में वार पलटवार होंगे और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करते हुए ये कहा कि इस पर मुस्लिम लीग की छाप है। वो कौन से तर्क हैं जिस पर माना जाए प्रधानमंत्री की कही गई बातें वाकई सब्सटेंस या किसी जरूरी बात पर आधारित है? देखो, जहां तक मैंने घोषणा पत्र देखा उसमें ऐसी बात नहीं है जो कि ये कहा जाए कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ जा रहा है घोषणा पत्र। इतना जरूर है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से केरल में गठबंधन किया है। वायनाड वाली जो जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वो एक मुस्लिम बहुल्य सीट है। वो तमाम बातें जरूर ठीक है, लेकिन घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक इस चुनाव को ध्रुवीकरण की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। ये हो सकता है बीजेपी की एक नई स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि बीजेपी चुनाव को, ये तो तय था कि चुनाव जो है ध्रुवीकरण अयोध्या के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। अयोध्या का मुद्दा अपने आप में ही चुनाव को ध्रुवीकरण की तरफ मोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अचानक ये घोषणा पत्र को लेकर जिस तरीके से बीजेपी, अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को या प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, इसमें मुझे ऐसी कोई बड़ी बात तो दिखी नहीं। हाँ, कांग्रेस ने जरूर अपने घोषणा पत्र को रिजर्वेशन की तरफ जरूर मोड़ा है। 50% रिजर्वेशन के कैप को हटाने की बात की है। तमाम जो आरक्षण को लेकर जरूर कांग्रेस ने राजनीति करने की कोशिश की है। अब वो आरक्षण की राजनीति कांग्रेस क्यों कर रही है कांग्रेस जानती होगी, लेकिन कांग्रेस ने जातीय जनगणना की बात की है। कहीं ना कहीं चुनाव को जातीय जनगणना मतलब जातीय राजनीति की तरफ कांग्रेस मोड़ने की कोशिश करना चाहती है।
तमाम बातें कर रही है इसी को लेकर। लेकिन तुष्टीकरण वाली या मुसलमानों के लिए कोई बहुत बड़ी बात ऐसी, जो कुछ बातें वो ऐसी नहीं है कि जो कोई एक चुनाव को इस तरह मोड़ा जाए। लेकिन हो सकता है बीजेपी ने अचानक अपनी स्ट्रैटेजी बदली हो, ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करी हो, क्योंकि बीजेपी के लिए ये जो चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से 400 पार का नारा दिया है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये चुनाव आखिर में हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व की ओर बढ़ेगा और इसमें आने वाले दिनों में तमाम कुछ आरोप और सामने आएंगे। अभी मेरा ये ऐसा मानना। आपको लगता है अजीत जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि एक ऐसा मुद्दा था जो सालों से अनसुलझा था और इसे सुलझाकर बीजेपी ने वो एज ले लिया है जिस एज की वाकई किसी पार्टी को चुनाव से पहले दरकार होती है। अगर ऐसी बात सच है और अंदर खाने लोगों के दिल में राम मंदिर को लेकर वैसी ही बातें हैं जैसी बीजेपी सोचती आई है, तो फिर ये मुस्लिम लीग का ये तो उल्लेख करना, इसे फिर किस तरीके से समझा जाए? अब इसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि बीजेपी को या बीजेपी के रणनीतिकारों को लग रहा है या प्रधानमंत्री मोदी के जो सलाहकार है उनको लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा अयोध्या का मुद्दा वीक पड़ रहा है जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है। तो हो सकता है एक वजह ये हो। दूसरी वजह ये हो कि बीजेपी पूरे चुनाव को उसमें ले जाना चाहती हो कि आखिर में जब वोटिंग अब आने वाली हफ्ते भर बाद वोटिंग शुरू हो जाएंगी, फिर उसको लगातार होता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि वो बीजेपी अपने ट्रैक में फंसाने की कोशिश करेगी कांग्रेस को। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस अब उस ट्रैक में फंसती है कि नहीं फंसती है। हालांकि कांग्रेस कोशिश कर रही है इस बार जो बीजेपी के ट्रैक से अलग हट के चले। अब हालांकि जातीय जनगणना के ट्रैक में वो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है उनके उसमें कांग्रेस थोड़ा सा राजनीति में आ गई है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसी बातें कर दी हो जिससे कि चुनाव में कहीं कोई असर पड़े। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र मेरे हिसाब से बहुत प्रभावशाली नहीं है। इनके पास एक मौका था, जैसे पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम को डाल सकते थे, लेकिन वो उस दिन जब घोषणा पत्र जारी हो रहा तो पी चिदम्बरम ने कहा कि अभी केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, वो अगर इसमें शामिल हो जाता तो शायद तक ये बड़ा मुद्दा होता हो। इन्होंने राजस्थान सरकार की एक 25 लाख स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य का अधिकार देने का कानून देने की बात कही है, वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ चुनाव में जब प्रचार का दौर चलता है तो ये जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे बनाए जा सकते थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, दूसरे मुद्दे सामने आते हैं। अब राजस्थान का चुनाव कांग्रेस बहुत नजदीक पहुंच गई थी जीत के करीब, लेकिन ध्रुवीकरण के मुद्दे के आगे कांग्रेस वहां पे असफल हो गई, क्योंकि वहां पर तमाम कुछ ऐसी घटनाएं हुई। रामनवमी के जुलूस में रोक लगाना, एक हत्याकांड हो गया था उदयपुर में, वो सब ऐसे मुद्दे हुए जिसमें बीजेपी आखिर में ध्रुवीकरण कराने में सफल हो गई। जयपुर शहर की ऐसी कई सीटें हैं जिनको जो कि कांग्रेस जीतने की तरफ दिख रही थी, लेकिन ध्रुवीकरण ने उस चुनाव में कांग्रेस को हरा दिया और कांग्रेस एक जीती हुई बाजी हार गई। तो बीजेपी इस बार का चुनाव जो है इस चुनाव को भी ठीक उसी तरीके की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है कि जहां पर कि एक ये चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम कह सकते हैं या ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता, अगर आज जिस तरह से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो चुनाव ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। ये कितना सफल हो, अभी तो पहला चरण का वोटिंग के बाद देखें कि इसमें और क्या क्या मुद्दे आते हैं। मतलब साम दाम दंड भेद सभी होना चाहिए। ये एक ऐसा रण है जिसमें सत्ता 5 साल के लिए मिलनी है या हाथ से जानी है, तो सब कुछ किया जा रहा है। खैर, मैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी से इसका जवाब जानना चाहूंगा जो आप कह पा रहे हैं यहाँ पर। रविंद्र प्रताप जी मेरे साथ अब जुड़ गए हैं, ऑडियो भी क्लियर है उनका। रविंद्र प्रताप जी, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखाई पड़ रही है, और अगर नहीं दिखाई पड़ रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जिक्र क्यों करना पड़ा? असल में राजीव जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक कैरियर है वो ध्रुवीकरण, दंगे, फसाद, बलात्कार और हत्या पे निर्भर है। नहीं, बलात्कार शब्द का आपने इस्तेमाल कैसे किया? इसलिए ऐसा किया क्योंकि एक बच्ची मारी गई थी। हाँ, उसका पेट। तो यह प्रधानमंत्री का इतिहास कैसे हो सकता है? उन्हीं के शासनकाल में ऐसा हुआ, इसलिए उनका इतिहास है। नहीं, आप देखिए, ऐसा है, शब्दों को इस तरह से प्रयोग करें कि उसका सीधा मतलब आए। अगर आप ऐसा मतलब रखेंगे कि प्रधानमंत्री को बलात्कार से जोड़ेंगे तो स्वागत योग्य नहीं होगा। आप मेरे जवाब पर आइए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जानबूझकर उल्लेख किया है, या फिर आपको लगता है कि इस रण में सब कुछ जायज है, साम दाम दंड भेद सब चलेगा? उनका नीति है
क्योंकि उनका उपज भारतीय जनसंघ से हुआ, भारतीय जनसंघ का उपज संघ से हुआ है। संघ का जो मूलभूत विचारधारा है वो दंगे पे आधारित है। 24 में दंगा कराया और 25 में संघ बन गया। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका राजनीतिक करियर गुजरात दंगों से शुरू होता है और प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है। इस बीच में भी जब प्रधानमंत्री जी लगभग 2 साल तक कर्नाटक में धार्मिक ध्रुवीकरण हिजाब उजाब के नाम पे करवाते रहे, तो वो बिना धार्मिक ध्रुवीकरण के चल ही नहीं सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 3 बिंदु गिनाए। 3 बिंदु में अल्पसंख्यक कहा। उनको ये इतना ज्ञान नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जो अल्पसंख्यकों को घोषित किया है वो सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं और मुस्लिम हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या बौद्धों की है। तो अगर अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक बौद्ध हैं, सर्वाधिक बौद्ध हैं, तो जो अल्पसंख्यकों को फायदा होता है या जो कन्वर्जन भारत में अब हो रहा है वो केवल बौद्धों में हो रहा है। केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट है, स्मृति ईरानी जी ने बताया था कि पिछले 10 साल में मुस्लिम पॉपुलेशन स्थिर है। रविंद्र जी, आपने मेरी जानकारी थोड़ा सा भ्रमित कर दी। सर्वाधिक अल्पसंख्यक बौद्ध हैं, मुस्लिम किस जगह आते हैं फिर? मैं बताता रहा हूं, मुस्लिम कितने हैं? 14% हैं। और बौद्ध? जो हमारी एससी पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम कन्वर्ट हो चुकी है बौद्धों में, जिनको नव बौद्ध बोलते हैं। छोड़िए, जानकारी कर लीजिएगा, मैं आ रहा हूं अपने विषय पर। नहीं, मैं जरूर करना चाहूंगा क्योंकि आपने थोड़ा उलझाया है। खैर, आप अपने जवाब पर आए। हाँ, मैं आता हूं, क्योंकि बौद्ध का कन्वर्जन, अब जो कन्वर्जन हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पे केवल 9 बौद्धों में हो रहा है। तो अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें तो जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है वह 5 समुदाय को अल्पसंख्यक कहता है। तो अल्पसंख्यक के लिए कोई भी योजना आएगी तो उसमें सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम सभी फायदे में जाएंगे। तो क्या अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय? क्या उससे सिखों को बाहर करेंगे, ईसाइयों को बाहर करेंगे, पारसियों को बाहर करेंगे, मुस्लिमों को बाहर करेंगे? और अगर मुस्लिमों को बाहर करना है तो शुक्रिया मोदी भाईजान जैसे कार्यक्रम क्यों करते हैं? ये उनको राजनीतिक ध्रुवीकरण करना है, किसी प्रकार से करना है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी विचारधारा ही राजनीतिक ध्रुवीकरण पर आधारित है। और अगर मोदी जी ने अपने 10 साल के शासन काल में कोई भी काम किया होता जन कल्याण का, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, तो उसका बखान करते सहारनपुर में, इसका बखान नहीं करते। अगर उनको उदाहरण चाहिए तो मुजफ्फरनगर में दंगे कराए इन लोगों ने, और इसका आरोप किस पे मढ़ेंगे वो? क्योंकि न्यायालय ने तो इनके विधायकों को सजा दे दिया, इनके कार्यकर्ताओं को सजा दे दिया, तो इनके मूल चरित्र में दंगा है, उसका बखान क्यों नहीं किया मोदी जी ने? ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, मौका आपका है। अब आप जवाब दीजिए इसका कि प्रधानमंत्री का ये जो संबोधन है, अब आपने समाजवादी पार्टी को भी सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया, आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला जी को भी सुन लिया। अब आपको क्या लगता है? इनका कहना है ध्रुवीकरण कराने की बीजेपी की जो रणनीति है उसे पटरी पर लाने के लिए ये सब किया गया है। देखिए राजीव जी, एक कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है और उसका जो 9वां पेज है, जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी उसके ऊपर लिखी हुई है, किसी के काल्पनिक नहीं है। स्वतंत्र पत्रकार जी भी समझ ले और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी समझ ले, और जो अभी गुंडा पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे वो भी समझ ले। एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ है कि 23 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनता के द्वारा चुनाव प्रतिनिधि बनकर बैठा है, कभी गुंडा पार्टी के लोग उनके ऊपर दंगों का आरोप लगाकर किस तरह की बातें करते हैं, कभी कोई दूसरी पार्टी थोड़ा सम्मान दे दीजिए, थोड़ा समाजवादी पार्टी कह दीजिए, थोड़ा सम्मान दे दीजिए। वो भी प्रवक्ता है और आप भी प्रवक्ता हैं। जिस तरह का इस्तेमाल उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया है, मुझे जरूरत है कि उनको हकीकत बताई जाए और उनकी पार्टी की सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है। वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है, वो लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रखा था, गुंडाई फैला रखी थी। उसके ऊपर लगाम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री ने किया, इसलिए बौखलाए हुए लोग हैं, इनकी हफ्ता वसूली बंद हो गई, इनकी गुंडागर्दी बंद हो गई। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि भारत के वो प्रधानमंत्री जो 13 साल तक मुख्यमंत्री और 10 साल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार 23 वर्षों से जिनके पास जनमत है, जनता का जनादेश है, उस जनता का जनादेश का अपमान करने का काम कभी कांग्रेस पार्टी और कभी ये गुंडा पार्टी कर रही है।
लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जिस तरह इन्होंने घोषणा पत्र में शामिल, पहली बार थोड़ी हो रहा है, इन्होंने तो पहले भी कहा था कि देश के संसाधनों पे जो पहला हक है वो मुसलमानों का है, और ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में आप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं। जी, जो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में बाकी लोग भी शामिल हैं, तो जब सीएए के तहत उनको नागरिकता देने की बात हो रही थी तो उनका विरोध ये क्यों कर रहे थे? केवल इस आधार पर कि उसमें मुस्लिम शामिल नहीं। आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, और ये जितनी इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग मिलकर जिन्होंने गठबंधन बनाया है अपने परिवार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारी परिवार को बचाने के लिए, वो लोग केवल और केवल एक विकास आपके की सोच रखने वाले प्रधानमंत्री, और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसने देश का नाम केवल मान सम्मान देश में बल्कि दुनिया में बढ़ाया है, जिसने देश को एक प्रगति की राह दिखाई है, उस प्रधानमंत्री का अपमान करना, उस प्रधानमंत्री के ऊपर ओछी टिप्पणी करना, ये सब इनका चरित्र है। लेकिन देश जानता है, मैंने आपको बताया, देश में आपके जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो भी देख लें कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के 9वें पेज पर क्या क्या लिखा हुआ है। क्या पर्सनल लॉ किसी और धर्म में भी होता है? जिस पर्सनल लॉ के ऊपर इन्होंने बात करी है, क्या अल्पसंख्यकों में जो बाकी बातें लिखी हुई हैं वो क्या किसी और धर्म में भी होती हैं? केवल और केवल होता है, हिंदू में भी होता है, मुस्लिम में भी होता है। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, ठीक है, शांति प्रसाद जी जवाब दीजिए जो सवाल पॉइंट वाइज पूछ रहे हैं। शर्मा जी, राजीव भाई अभी वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला भाई साहब ने बहुत ही सराहनीय बातें कही हैं, और जो मेरे भाजपा के मित्र हैं, प्रवक्ता हैं, मेरे सहयोगी साथी हैं, हम सब लोग प्रवक्ता हैं, हम अपनी पार्टियों की बात को रखते हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हमको सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह से अपने प्रतिपक्ष के लोगों के लिए अनाप शनाप कह रहे हैं, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो मैं जिस प्रदेश से आता हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं। मेरे यहाँ हमारी अपार आस्था का केंद्र भगवान बाबा केदार का मंदिर है, जिसमें देश विदेश के दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं जब 4 धाम यात्राएं प्रारंभ होती है। वहीं पर आज डबल इंजन की सरकार है, मंदिर समिति में भाजपा के ही अध्यक्ष बैठे हैं। यहाँ के पंडा पुरोहितों ने कहा है कि 230 किलो सोना भगवान के गर्भगृह से चोरी हो गया। कहाँ चला गया सोना? ये हम पूछना चाहते हैं। ये बहुत अल्पसंख्यक की बात करते हैं, बहुत हिंदूवादी बात करते हैं। हमारे भगवान केदारनाथ से सोना चोरी हो जाता है 230 किलो, और भाजपा के मुंह पर दही जमी हुई है। भाजपा के लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमारे अतिक्रमण के नाम पे पूरे प्रदेश भर में इन्होंने मंदिर तोड़ दिए, कहीं हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया, कहीं अन्य मंदिर तोड़ दिए। तो ये बड़े हिंदूवादी बनते हैं, लेकिन हिंदुओं पे ये अपरोक्ष रूप से प्रहार कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप मुद्दों पर आइए। आप जो हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के 800 करोड़ रुपए के जो आपने चंदा इकट्ठा किया, एक समझो जो चंदा चोरी की है देश में, और ईडी शांति प्रसाद जी 1400 करोड़ तो आपको भी मिले हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में, तो थोड़ी सी कालिक या बड़ी कालिक तो लगी है। आप मुद्दे पर आ जाइए सीधे। जो पॉइंट वाइज वो बातें आपके घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि ये चीजें हैं प्रधानमंत्री के इस बयान का आधार, क्या आप मानते हैं कि वाकई वो आधार बनती हैं? राजीव भाई, मैं कह रहा हूं बिल्कुल निराधार बातें हैं, बिल्कुल निराधार बातें हैं। हम कह रहे हैं हम जो फंडामेंटल क्या निराधार, हमारे जो हमारा जो मैग्ना कार्टा है उसके सम्मान की बात कह रहे हैं। सम्मान में अल्पसंख्यक भी आते हैं, उस सम्मान में सब लोग आते हैं। 12 से 35 अनुच्छेद में सबकी बात कही है। हमको 25 में अबाध रूप से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम उस स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहते हैं, और ये उसको अल्पसंख्यक की तरफ ले जाना चाहते हैं। इनकी मंशा केवल देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करना है, जो कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। जनता चाहती है मेरे उत्तराखंड के सवालों पर भारतीय जनता बात करे, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बात करे, पिंकी हत्याकांड पर बात करे, हेमा नेगी हत्याकांड पर बात करे, जगदीश चंद्र हत्याकांड, केदार भंडारी हत्याकांड, विपिन हत्याकांड, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, जो इन सब पर भारतीय जनता पार्टी बात करे। और उत्तराखंड में आपको ध्यान होगा, भारत में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना के तहत पूरे देश भर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य का बनाया था। आज मैं पहाड़ों में देख रहा हूं, चाहे वो सीएससी है, पीएससी है, एपीएससी है या सब सेंटर है, सब सेंटरों में तो ताले लगे हैं, कहीं डॉक्टर नहीं है, लोग दर दर भटक रहे हैं। हर गांव में जो कांग्रेस ने बेसिक स्कूल खोले थे वो बंद होने की कगार पर है, जूनियर हाई स्कूल खोले थे वो बंद होने की कगार पर है, अब इंटरमीडिएट कॉलेजेस का नंबर है वो बंद होने की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में केवल जुमलों की राजनीति की है, और इस देश में जब सुई का निर्माण नहीं होता था
सुई से लेकर सब्बल तक और रेल से लेकर जहाज तक का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी वाली बात न करे, बल्कि मेन मुद्दों पर आए, जनता को राहत दे, महंगाई से जो लोग तरसते हैं उनसे राहत दे, जो इन्होंने तरह तरह के व्यापारियों पर जो टैक्सेस थोपे हैं उन टैक्सेस को खत्म करे। इन सब मुद्दों पर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी अजीत पेंदोला जी, हम सबको याद है, अभी शांति प्रसाद जी बात कर रहे हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने क्या कुछ किया, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं। मैं तुष्टीकरण और इस पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण जो केंद्र में भी अभी हमारी चर्चा की उसी पर ही आ जाता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान याद नहीं, वो छपा हुआ है, जब उन्होंने खास धर्म को उन्होंने कहा था इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, और वो एक सबसे बड़ा पोलराइजेशन माना गया था चुनावों के पहले जो बयान आया था। आज प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग की छाप है, तो कहीं बहुत वो भी वही कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या वर्तमान परिस्थिति में तुष्टीकरण पर बात जानबूझकर की जा रही है या ये आज की जरूरत है? देखो राजीव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस आज जिस स्थिति में पहुंची है उसमें ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की जो कांग्रेस ने राजनीति करी वो बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस जब 2014 में हारी थी, ए.के. एंथनी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें हार की सबसे बड़ी वजह उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को ही बताया था और पार्टी को आगाह किया था कि वो तुष्टीकरण की राजनीति से बचे। मतलब पार्टी, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, धर्मनिरपेक्ष दल हैं, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपने जब पूरे 50 साल 60 साल जब भी राज करा तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि आपके लिए सारे धर्म बराबर होने चाहिए। आप होली भी मनाएं, दीपावली भी मनाएं, आप रोजा इफ्तार भी करें, लेकिन कांग्रेस और जो विपक्ष की राजनीति है वो कहीं ना कहीं शुरुआत में पहले जाति की राजनीति में फंसी कांग्रेस, फिर ये तुष्टीकरण की राजनीति में फंसी। उसका नतीजा ये हुआ कि जाति की राजनीति से रीजनल पार्टियां निकल गई, रीजनल पार्टियों ने फिर उसको जाति और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को अपनी तरफ खींच लिया, कांग्रेस कमजोर होती चली गई। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अभी जैसे मुद्दा जो बहस चल रही है कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए बीजेपी चुनाव इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें अच्छी पोजीशन में उसकी वजह ये नहीं है कि उसकी वजह यह है कि अपोजिशन के पास कोई एक दमदार चेहरा नहीं है और कहीं ना कहीं एक जब सामने फेस नहीं है तो पब्लिक को लगता है कि भाई चलो क्या कहते हैं मोदी जी को वोट दीजिए। मेरी हैरानी इस बात में हो रही है कि अगर बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में लग रही है, अयोध्या के बाद अनुच्छेद 370 का मुद्दा हो और विपक्ष की जो राजनीति है, जो विपक्ष जो एकजुट होकर दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो घटक दल भी है। कांग्रेस से थोड़ा सा एक आध दो गलतियां हुई हैं। कांग्रेस अगर अकेले संघर्ष कर आगे बढ़ने की कोशिश करती शायद वो फायदेमंद होता। अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को साथ पे ले लिया, वो आज तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में आप अलग लड़ोगे और दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ोगे, केरल में आप वाम दलों के खिलाफ लड़ोगे और बाकी जगह आप वाम दल आपके साथ खड़ोगे। वाम दलों ने राहुल गांधी पर वायनाड को लेकर कितने हमले कर दिए, वहां पर सीपीआई की जो डी राजा है उनकी पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रही है। तो हाँ, एनी राजा, वो डी राजा की पत्नी है जो सीपीआई की नेता है। मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने 90 के दशक के बाद से जो पता नहीं क्यों एक अपने को क्या कहते हैं एक गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस ऐसे उलझी कि वो अपने को भूल गई। उत्तर प्रदेश में मायावती को खड़ा कर दिया, दिल्ली में केजरीवाल को ताकत दे दी, बिहार में जाति की राजनीति के चलते दूसरे घटक दल पनप गए। मेरा कहने का मतलब कि कांग्रेस के पास एक नेतृत्व क्या वायनाड में जिन संगठनों का राहुल गांधी या कांग्रेस समर्थन लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री के बयान के पीछे वो वजह हो सकती है? देखो वजह वही है, घोषणा पत्र क्यों प्रधानमंत्री लिया, लेकिन मेरे को हैरानी इस बात से भी हो रही है कि प्रधानमंत्री को जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है कि मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं रविंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं, विस्तार से समय दूंगा, कंप्लीट कर लेने दीजिए। मेरे को थोड़ी हैरानी यूं हो रही है कि घोषणा पत्र ऐसा कोई बहुत प्रभावशाली कांग्रेस का ऐसा घोषणा पत्र नहीं है कि बीजेपी को डर जाए, बीजेपी डर जाए। बीजेपी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री, देखिए केरल के इशू पे आप राहुल गांधी को घेर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वायनाड में मुस्लिम लीग की वजह से कांग्रेस जीतेगी।
वहां पर कांग्रेस का मुस्लिम लीग का बहुत पुराना गठबंधन है, जग जाहिर है, उसमें किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है। और अभी मैं आपको बताऊं, मेरे जो साथी लोग बैठे उनको पता होगी, बंगाल में एक बार मुस्लिम लीग के समर्थन से भाजपा की सरकार बनी थी। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। मैं रवीन जी का रुख करूंगा। रवींद्र प्रताप जी, क्या कहेंगे आप? ये बताना चाहूंगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, उनका इतिहास देख लीजिए। सावरकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इनके नेतृत्व में 3 जगह मुस्लिम लीग की सरकार में ये लोग शामिल थे। सूबा सरहद, सिंध और बंगाल। बंगाल का उस समय जो प्रधानमंत्री कहा जाता था, जिसको आजकल मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो वो प्रधानमंत्री था फजलुल हक, जिसने पाकिस्तान बनाने की नींव डाली और पाकिस्तान का गृह मंत्री बना। उनके साथ इनका राजनीतिक कैरियर रहा है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हमको समझाएंगे। दूसरा विषय, इन्होंने एक बात पे नाराज हो गए, आपने भी मुझको टोक दिया बलात्कार के मामले में। इसकी याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, गुजरात दंगों में बलात्कार का उसमें जिक्र है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। जिस महिला का बलात्कार हुआ था उसके पक्ष में फैसला दिया है और बलात्कारी को वापस जेल में डाला है। ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं कही गई थी कि ये हमारे कानून व्यवस्था की बात है। दूसरा विषय, इन्होंने हमको गुंडा पार्टी कहा, इनका भी चरित्र सुन लीजिए। 111 अपराधी उत्तर प्रदेश में आपराधिक बैकग्राउंड के विधायक बैठे हुए हैं, जिसमें से 2 सजायाफ्ता लोग कैबिनेट मंत्री हैं। आज तक ऐसा कभी भी पूरे लोकतांत्रिक देशों में नहीं हुआ कि सजायाफ्ता कैबिनेट मंत्री होगा। फिर इनके 385 सांसद, लोकसभा राज्यसभा मिला के 139 आपराधिक छवि के हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पे गंभीर आपराधिक आरोप है। तो गुंडागर्दी इसको कहते हैं, गुंडा पार्टी इसको कहते हैं। चलिए लक्ष्मीकांत जी से बात पूछ लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, रवीन जी कह रहे हैं कि सजायाफ्ता लोगों को आपने मंत्री बना लिया। मेरी जानकारी के मुताबिक सजायाफ्ता तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी आप इस पर अपनी काट रखें। नहीं, मैं बता दूं, देखिए ये लोग चुनावी राजनीति से दूर क्यों हो गए, जनता से क्यों कट गए, ये क्यों नहीं चुनाव जीत पाते? इसका कारण यही तो है, ये लोग मन में जो आया वो बोलते हैं, चाहे वो सच हो या ना हो। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि इनके गठबंधन में एक सहयोगी है जो कि भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुआ है और जेल में चला गया है और वहां से सरकार चला रहा है। उसकी पूरी की पूरी कैबिनेट जेल में और सरकार चला रही है। उस तरह के चरित्र इनके पोस्टर बॉय हैं, लेकिन ये उस पर बात नहीं करते। ये गुंडागर्दी क्या होती है मैं बताता हूं आपको। गुंडागर्दी ये होती थी कि इनकी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश में जिस तरह आम आदमी का जीना दूभर हो गया था, महिलाएं सड़क पर चल नहीं सकती थी, हत्याएं, बलात्कार, रोज की घटनाएं हो चुकी थी, हर सेकंड घटने वाली घटनाएं हो चुकी थी, उस पर आज अंकुश लगाया वहां बाबा की सरकार ने। ये वहां अपराध रोकने का काम हुआ और आपने वहां अपराधियों को किस तरह का प्रशिक्षण दिया था, ये बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और इसी कारण से पिछले 10 सालों से आपकी वो क्या स्थिति कर रही है वो बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमारा टारगेट नहीं है। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं कि भारत की राजनीति में आज एक दशकों के बाद एक ऐसा नेता आया है जिसको इतना प्यार जनता का मिला है, जिसको इतना सम्मान जनता का मिला है। अपने लोक लाडले नेता को जनता हमेशा पसंद करती आई है। यही कारण है कि विपक्ष के लोग चुनावी मैदान में उनसे नहीं जीत सकते, इसलिए उलूल जुलूल बातें उनके ऊपर करते हैं। मैं बात फिर आपको दोहरा रहा हूं प्रधानमंत्री जी की, जो आपके डिबेट का टॉपिक है। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि आप किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बार बार आप अपने आचरण से सिद्ध करते हो। मैं आपको कितने उदाहरण बताऊं, आपको उत्तर राजस्थान में इनकी सरकार गई थी जिसका जिक्र कर रहे हैं बार बार। अभी एक घटना हुई राजस्थान में, अभी चुनाव के ठीक पहले वहां पर एक घटना हुई, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एक मुस्लिम युवक की रोड रेज की घटना में जान चली गई। इनकी सरकार ने वहां तुरंत उसको 50 लाख रुपया सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ अलॉट कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी के 5 साल के शासन में वहां 8,350 नागरिकों की हत्या हुई, किसी को एक पैसा नहीं दिया, केवल उसको दिया क्योंकि वो मुस्लिम युवक था। ये अपीसमेंट इसलिए इनके ऊपर माथे पर लगता है। राजस्थान का चुनाव नहीं हो रहा है और आपने इस मुद्दे पे और लोगों ने इस तरीके से शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी मेरी आवाज बढ़ा दीजिए। मैंने बताएंगे मेरा वॉल्यूम कम आ रहा है राजीव जी। हाँ आ रहा है, तेज आ रहा है। शांति प्रसाद जी बोलिए। इनको क्यों बताएंगे भाई, इनका चरित्र जनता जानना चाहिए, इनके चरित्र को। पीएफआई जो कि प्रतिबंधित संगठन है, इनकी कांग्रेस पार्टी। शांति प्रसाद जी बोलिए, आपकी आवाज ठीक है।
उस पीएफआई को कोटा में रैली निकालने की इजाजत इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी। यहाँ पर किस तरह का अपीचमेंट ये करते हैं पूरा देश जानता है। जहां जहां इनकी सरकार है उस तरह के काम इनके हो रहे हैं। भारत में तो इनकी सरकार 10 वर्ष से है नहीं और आने वाले कई दशकों तक। चलिए ठीक है अजीत, शांति प्रसाद जी को ऑडियो शायद उन तक जा नहीं पा रहा है, मैं अभी जल्दी संपर्क करूंगा। अजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए और बीजेपी ये 370 की बात करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं, ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये और भी कई सारी चीजें अपनी फेहरिस्त में गिनाते हैं। फिर प्रधानमंत्री को अगर ये मुस्लिम लीग का चैप्टर खोलना पड़ा है तो क्या ये किसी तरह की मजबूरी है प्रधानमंत्री की, या फिर जो इंस्टांसेस, जो उदाहरण लक्ष्मीकांत जी सामने रख रहे हैं उन्हीं कई उदाहरणों की एक फेहरिस्त होगी जिसको लेकर प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा? और क्या उत्तर प्रदेश में जहां प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे वहां इन्हीं तर्कों से काम चल सकता है? राजीव, मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूं। मैं बड़ी हैरानी की बात हो रही है मेरे को। मैं इसलिए कह रहा हूं हैरानी की बात इसलिए हो रही है कि हम लोग अभी तक जो अनुमान लगा रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छी पोजीशन में है और प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती है नहीं अभी। लेकिन अचानक ये जो बात सामने आ रही है, और मैं भी अपने लक्ष्मीकांत जी को सुन रहा था, वो राजस्थान में जो कांग्रेस बीजेपी ने मुद्दा बनाया वो ऐसा मुद्दा था नहीं। वो दरअसल में वहां पे उदयपुर की एक घटना जरूर घटी थी और उसमें अब जबकि वहां पे मुआवजा बराबर दिया गया था। मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस छोटी छोटी गलतियां करती है और कांग्रेस जब छोटी छोटी गलतियां करती है विपक्ष उसको पकड़ लेती है। और अभी देखो, अभी मैं सुन रहा था जब अपनी कांग्रेस के प्रवक्ता अंकिता भंडारी जो केस हो रखा उत्तराखंड में, वो एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि वो वहां पर विपक्ष जो है उसको ढंग से उठा नहीं पा रहा। कांग्रेस पार्टी वहां बहुत बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, मुद्दों को ठीक से रख नहीं पा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में बहुत लोकप्रिय है। मतलब मैं भी उत्तराखंड से आता हूँ इसलिए मुझे जानकारी है। वहां पे मैं देखता हूँ वहां पे कोई चुनौती नहीं है, क्या कहते हैं, बीजेपी के चारों सीटों पे। मेरा अपना अनुमान ये है क्योंकि वो एक तो उत्तराखंड की टोपी पहनते प्रधानमंत्री मोदी ने। चलिए शांति जी से बात कर लेते हैं। शांति जी, अब जब लोगों के पास जाएं, लोगों से बात करें, तो लोग कहीं भी आप जाकर बात करें तो कहीं बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कहा जाता है बहुत प्रभावी वोकल हैं, अपनी बात को बहुत स्पष्टता से रख देते हैं और लोगों तक पहुंच जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर स्वीकार्यता लोगों में दिख रही है तो फिर इन चीज़ों को सामने लाकर जो मुद्दे मुस्लिम लीग से कांग्रेस के जुड़ाव की बात प्रधानमंत्री या बीजेपी रख रही है, आपको क्या लगता है, किसी तरीके का कोई डर, कोई मजबूरी? देखो राजीव जी, मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है। निश्चित रूप से हमने बहुत सारे विकास के काम भी किए हैं और उन कामों के दौरान हमसे गलतियां भी हुई हैं। उस गलती की सजा जनता ने हमको दी है। 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता दे दी है। अब 10 साल में इन्होंने जितनी गलतियां की है, अब वक्त आ गया कि जनता इनको सजा दे। अभी हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का बहुत बड़ा इशू है। मैं बता दूं, निश्चित रूप से अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी की निर्मम हत्या की गई और उस निर्मम हत्या में जो लोग अभी जेल में बंद हैं वो भाजपा के जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, ये साफ बात है। और जो साक्ष्यों को मिटाया गया है वो भी, उस पर भी एक बहुत बड़ी बहस उत्तराखंड में हो रही है। जिस वीआईपी को सुविधा देने की बात अंकिता बहन से की जा रही थी, जो उसकी चैट में खुलकर सामने आया है, उसका नाम लेने के लिए भाजपा के लोग मुंह छुपाए फिर रहे हैं, कोई नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री जी जितनी बार उत्तराखंड आ रहे हैं, जनता चुपचाप पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी आज ही अंकिता का नाम ले लें, कल ही अंकिता का नाम ले लें, लेकिन नहीं लेते हैं। इसलिए बहुत घबराहट है भाजपा में, बहुत बड़ा डर है, क्योंकि इन्होंने तेजी में 400 पार का नारा दे दिया है, लेकिन वो 150 से ऊपर नहीं पहुंच रहा है। इनको ये दिग्भ्रमित हो चुके हैं। बड़बोलापन कहेंगे आप इसे? क्या आप इसे बड़बोलापन कहेंगे? जनता जी, आप इसे बड़बोलापन कह रहे हैं क्या कि 400 पार का नारा दे दिया गया? हाँ, निश्चित रूप से बड़बोलापन है, निश्चित रूप से बड़बोलापन है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है। ये मैं जिस दिन रिजल्ट आएंगे आपके सामने रहूंगा, आज भी कह रहा हूं, उत्तराखंड की हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के थके पिटे प्रत्याशियों को लोग हराना चाहते हैं और इस बार निश्चित रूप से रविंद्र जी, प्रधानमंत्री इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जब चीजें, परिस्थितियां साथ में आती नहीं दिख रही हैं तो प्रधानमंत्री ऐसी पिच तैयार करते हैं जिस पर विपक्ष आकर खेलने लगता है। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री ने इस बयान को देकर आपको उनकी पिच पर खेलने के लिए बुला लिया है?
राजीव जी, इसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी सभा में जा रहे हैं तो दो चीज देखने को मिल रही है। मुश्किल भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं, एनडीए गठबंधन का नहीं ले रहे हैं और मोदी ब्रांडिंग का प्रयास कर रहे हैं। इसके सिवा जन कल्याणकारी मुद्दों पे नहीं बोल रहे हैं। जरा हालत सुन लीजिए। गरीबी में भारत 65वां नंबर का देश 10 साल में, जीडीपी 179 देशों में 120वां नंबर, सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश, सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में वॉच लिस्ट में, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 624 अरब रुपए का कर्ज, 264 अरब रुपए का आयात निर्यात का घाटा, रुपए की अवमूल्यन होकर 84 पे पहुंचा। तो इतनी असफल सरकार रही है पिछले 10 साल में कि इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। 264 अरब डॉलर का घाटा, जिसमें से 100 अरब डॉलर मोदी जी के मित्र देश चाइना का। तो अगर चाइना हमको सामान पेन देना बंद करे तो पेन बिकेगा 100 रुपए का। तो अपनी इन असफलताओं को छुपाने के लिए जब भी मोदी जी अपनी असफलता को छुपाना होता तो धार्मिक कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं बार बार फिर वही रिपीट करूंगा कि इनकी पार्टी और स्वयं मोदी जी जो सत्ता में है या राजनीतिक कैरियर है वो धार्मिक ध्रुवीकरण पे ही आधारित रहा है। तो जन कल्याणकारी मुद्दे बिल्कुल नहीं कर पाए हैं, कुछ व्यापारियों को फायदा देने के सिवा कुछ नहीं कर पाए हैं। अभी राहुल गांधी जी ने यह कह दिया है अपने घोषणा पत्र के साथ साथ में कि हम इन चीजों की जांच कराएंगे, पीएम केयर फंड का जांच कराएंगे, एसबीआई इलेक्ट्रल बॉन्ड का कराएंगे और जो जितने भी अब तक छापे मारे गए हैं ईडी सीबीआई के द्वारा उसकी जांच कराएंगे और जो अपराधी होगा उसको सजा दिलाएंगे। तो उससे बौखलाए हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, इस बौखलाहट से दूर करने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। लक्ष्मीकांत जी, क्या आपको लगता है, उम्मीद वैसे तो मुझे यकीन नहीं है कि आप इसी लाइन पर बोलेंगे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से विपक्ष को चमत्कृत करने में सिद्धहस्त नहीं है कि वो अपनी पिच तैयार करते हैं और विपक्ष को उस पर बुलाकर फंसा देते हैं? क्या ये वही तरीका तो नहीं है? देखिए, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री के पास अपनी बातें बोलने के हजारों तर्क हैं, लेकिन क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ने, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि इनकी सोच क्या है देश के प्रति। इन्होंने कहा कि देश आज कहां है, दुनिया जानती है कि आज भारत कहां पहुंच चुका है। 11वें नंबर की इकोनॉमी छोड़कर गए थे दुनिया में, भारत की आज 5वें नंबर की इकोनॉमी बनी है। भारत आज 38 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाता है, दो गुने एयरपोर्ट बना दिए, 2 गुने विमान ला दिए हैं। आज वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में बन रही है। जितने विकास के काम आज भारत में हो रहे हैं उसकी कल्पना कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल कभी कर नहीं सकते थे। आज जो भारत आज विकसित विकास दर के मामले में आगे बढ़ रहा है, जो महंगाई दर पूरी दुनिया के विकसित देशों में टॉप पर पहुंची हुई है, भारत अपने आप को उस पर स्थिर रखे हुए है। उस भारत के ऊपर टिप्पणी ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको देश की प्रगति के साथ कोई संबंध नहीं है, केवल और केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करते हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितने कमजोर लोग हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पिछले 1 घंटे की डिबेट में एक बार भी अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, क्योंकि इनको पता है कि इन नामों को जितना दोहराया जाएगा उतना इनका वोट टूटेगा। जनता के सामने वो गुंडागर्दी के चेहरे, जनता के सामने वो जो अराजकता के चेहरे, जनता के सामने वो तुष्टीकरण के चेहरे, जनता के सामने जो अराजकता फैली हुई थी, वो सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। इसलिए अपने ही नेता का नाम लेने से ये लोग बार बार बचते हैं। प्रधानमंत्री आज विकास पुरुष के रूप में दुनिया में स्थापित हो चुके हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। भारत का विकास जो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो विकास की रफ्तार आज देश पकड़ चुका है, उसके कारण आज दुनिया में भारत की छवि बनी है और भारत आज दुनिया का विकसित देश बनने की राह पर चल चुका है, दुनिया को लीड कर रहा है। अजीत जी, पूरी प्रतिष्ठा दुनिया देख रही है, वो इनको पच नहीं रही है। ठीक है अजीत जी, एक कमेंट आपसे भी, ये प्रधानमंत्री की वाकपटुता कही जाए या जो भी, क्या उन्होंने मुस्लिम लीग से जुड़ाव की बात कहकर कांग्रेस को उलझा तो नहीं दिया चुनाव के आने पहले? नहीं, मैं भी देखो, अभी जैसे मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि जो युवा तबका है, युवा वर्ग है, वो बहुत प्रभावित है प्रधानमंत्री मोदी से। प्रभावित होने की वजह सबसे बड़ी यही है कि जो इस पर अच्छी सड़कें बन रही हैं, जो डेवलपमेंट के अच्छे काम हो रहे हैं, ट्रेन का जो सुधारीकरण हो रहा है, हवाई अड्डे ज्यादा बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई एक अभी तो लोकसभा वोटिंग का चरण शुरू होगा पहला, क्या कोई विपक्ष को फिर कोई ऐसे उसमें उलझाना चाहते हैं कि वो फिर अपना बचाव करे और सफाई दे और फिर बार बार उनका नाम ले? मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये रणनीति का हिस्सा, क्योंकि देखिए
प्रधानमंत्री मोदी पर जितना हमला होगा उससे ताकत ही मिलेगी विपक्ष को। विपक्ष कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कोई भी डेवलपमेंट की ऐसी बात नहीं करी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये फला चीज हम ऐसा कर देंगे, वो नहीं कह पाई कांग्रेस। अब वो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि अभी कांग्रेस 90 के दशक की तरह का घोषणा पत्र बना रही है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास मौका था। अब रिजर्वेशन की राजनीति मेरे को नहीं लगता कि अब चलेगी। आरक्षण की राजनीति इस देश में बहुत ज्यादा नहीं चलने वाली है। जातीय जनगणना कराने की बात करने से बहुत कुछ क्या कहते हैं कोई फर्क पड़ने वाला है। अब एक नया लाइन ढूंढनी चाहिए थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पूरे विपक्ष के टारगेट प्रधानमंत्री मोदी हैं। विपक्ष ये नहीं बता पा रहा कि हम लोग मिलेंगे, हमारा नेता फला होगा, हम ये करेंगे, अगर इन्होंने इस तरह का काम किया हम ये करेंगे। ले देके वो अब जो तुष्टीकरण का मुद्दा कहां से उठा लिया प्रधानमंत्री ने, उसमें फिर 2-4-5 बातें करी थी कांग्रेस ने। वो ऐसी इशू नहीं है कि उनको मुद्दा, लेकिन उठा लिया। अब आप कांग्रेस उसमें उलझेगी, विपक्ष उलझेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुद्दे बहुत हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो कि विपक्ष उठा सकता है, भुना सकता है, लेकिन विपक्ष की कमजोरी एक ही है कि यूनाइट नहीं है ढंग से। कांग्रेस पार्टी भी खुद अपने आप में बिखरी हुई पार्टी है। कांग्रेस में मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं जानता हूं उत्तराखंड की स्थिति बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। वो सही कह रहे हैं कि वो अंकिता भंडारी बहुत बड़ा मामला है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि उत्तराखंड में कांग्रेस ही यूनाइट नहीं है। हरीश रावत जी ने अभी 2 दिन पहले क्या बयान दे दिया, उन्होंने खुद ही सवाल उठा दिए कि पार्टी के अंदर जीत का जज्बा ही नहीं है, पार्टी चुनाव जीतना जैसा लगती नहीं है। तो पार्टी के अंदर ही एक तरीके से कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं। संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जिस पर राहुल गांधी या आप खड़गे जी भी नहीं देख कर पा रहे हैं, तो ध्यान, बिना संगठन के, बिना सेना के, बिना ढंग के सेनापति के लड़ाई तभी जीती जाती है जब कोई मजबूत सेनापति सामने हो, पीछे कर्नल, ब्रिगेडियर, सिपाही, एक फौज ठीक ठाक से पीछे खड़ी हो, जीती जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, मुझे लग रहा है कि कोई उनकी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें अपोजिशन को फंसाने की कोशिश करेंगे, जिससे चुनाव, जैसे कि अभी लक्ष्मीकांत जी ने राजस्थान के लिए मैं सर, मेरे पास अब समय कम है, मैं एक आखिरी कमेंट ले लेता हूं शांति प्रसाद जी से, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुस्लिम लीग से कनेक्शन का सवाल उठाया, आखिर वो क्यों उठाया। क्या आप भी सहमत हैं अजीत मेंदोला जी से? शांति प्रसाद जी। राजीव जी, जो मुस्लिम लीग वाली बात है उसका जवाब मेरे सहयोगी साथी समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने दे दिया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक समय में उनके साथ बंगाल में सरकार बनाई थी। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। अभी भाजपा के प्रवक्ता विकास की बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। मैं इनको बता दूं कि आप लोग उलझे तो नहीं प्रधानमंत्री के ऐसे शाब्दिक वार से? सारी बातें मैं बता रहा हूँ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, हरित क्रांति हो, दुग्ध क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, अस्पताल हो, एम्स हो, IIM हो, हवाई अड्डे हो, मेट्रो हो, या कंप्यूटर क्रांति हो, मोबाइल हो, ATM हो, इस देश में विकास का एक एक पत्थर अगर आप देखेंगे, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे में, उसमें उसके पीछे आपको कांग्रेस नजर आ जाएगी। कांग्रेस ने हमेशा विकास परस्त सोच रखी है और भाजपा ने जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया है और केवल इस नाम पर वोट मांगती है। लोग इनकी बातों को समझ चुके हैं और प्रधानमंत्री जी अब फंस चुके हैं। चलिए प्रधानमंत्री जी फंस चुके हैं, लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस ने विकास के पत्थर रखे, वर्तमान सरकार भी विकास के आधार पर वोट मांग रही है। चुनाव के आइन पहले जब ऐसी बातें आती हैं तो कौन किसे उलझा रहा है ये समझना जनता के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा इसके मायने कहीं निकलते हुए जरूर दिखाई पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा की और एक संदेश पहुंचाया जनता तक। तो देश के सवाल में फिलहाल इतना ही।